Okay. Okay, that's all. So then how many instructions in min instruction set exist? तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं गाइस. ऐड, NAND, BZ, लोड, पॉप, पुश, स्टोर, सब्ट्रैक्ट, टेस्ट. ये सारे इंस्ट्रक्शन में डिस्कस करने वाला हूं वन बाय वन. सो ऐड, यू नो अबाउट ऐड, यू नो अबाउट NAND ऑपरेशन ऑल्सो, है ना. देन NAND, it is a simple NAND operation, logical. As I told you, you have a ALU. Okay. ALU can do two operation, arithmetic operation and logical operation. Okay. Okay. So logical like NANDing with the 2-bit pattern, 2 operand. Okay. So you know NAND gate, right? There is a and then there is a not operator. It become a NAND. Okay. Got it. ओके. सो व्हाट आई एम सेइंग कि तुम्हारे पास 2 ऑपरेंड के बिट पैटर्न होंगे और ये पर्टिकुलर ऑपरेशन NAND करके फाइनल रिजल्ट स्टोर करेगा. सो व्हाट आई टोल्ड कि ये ALU will do that. Will be having this gate or all. Obviously ALU means arithmetic and logical unit. Okay. So Okay, they can do arithmetic task also and they can do logical task logical also. task also. Okay. So you know about add and NAND. Okay. Other thing is BZ. BZ means branch to some particular instruction. If result the, just 1 minute, let me discuss. So what is the BZ? Branch if 0 bit is set. 0 bit is set matlab we are providing, as I told you, we are giving some set of registers to a programmer, and some set of registers programmer can use and some will be processor, some registers will be like taken for a processor some work. तो जैसे कि आप लोग ने पढ़े होंगे फ्लैग रजिस्टर के बारे में कि सम ऑपरेशन होता है तो फ्लैग रजिस्टर में हम फ्लैग सेट करते हैं. Okay. कि क्या हुआ. तो फ्लैग में जैसे कि हमारे पास एक 0 सेट करते हैं या डिफरेंट क्या फ्लैग सेट हो सकता है हमारे ऑपरेशन के बेसिस पे हम वो डिफाइन कर देते हैं. तो उसमें प्रोसेसर के लास्ट इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूटेड रिजल्ट का डेटा स्टोर रहता है, रिजल्ट स्टोर रहता है. Flag register. Yes. So what are the flag register names? As I told you, 0 flag, then set flag, then carry flag, those all things. Even flag register you can design by yourself. कि तुम्हें कौन कौन सा फ्लैग या प्रोसेसर के स्टेट को यूज करना है इन योर कैलकुलेशन. एज आई टोल्ड यू, बीजेट का मतलब क्या हुआ कि ब्रांच इफ 0 बिट इज सेट. 0 बिट इज सेट मीन्स लेटर सपोज तुमने कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया. उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट करने पे लेटर सपोज तुमने एक ऐड इंस्ट्रक्शन किया. अब ऐड इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट यदि आया प्रोसेसर में 0, तो तुम्हारे पास प्रोसेसर के जो एक फ्लैग रजिस्टर में जो एक 0 बिट होगा ना, मतलब फ्लैग रजिस्टर में बहुत सारे इंडिसेस होते हैं. कुछ इंडिसेस होता है कि 0 के लिए, 0 बिट के लिए, कुछ होता है कैरी बिट के लिए, कुछ होता है साइन बिट के लिए. ठीक है. ऐसे हमारे पास फ्लैग रजिस्टर के सारे इंडेक्सेस डिफाइंड होते हैं एंड यू विल डिफाइंड बाय योरसेल्फ कि तुम्हारे पास कितने फ्लैग की रिक्वायरमेंट है. लेटर सपोज तुम्हें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं I0 से I10 पर एक लूप है समवेयर, ये तुम्हें I0 से I10 पे जाना है. तो तुम्हें फ्लैग सेट करके मूव करना होगा. तो ये इंस्ट्रक्शन इसलिए है कि तुम I0 को ऑपरेट करो. यदि I0 को ऑपरेट करने पे रिजल्ट आया प्रोसेसर में 0, तो जो प्रोसेसर का जो फ्लैग रजिस्टर होगा उसमें जो 0 बिट जिस इंडेक्स को फोकस कर रहा होगा उसको कर देगा सेट. सेट करने का मतलब 1 कर देगा. क्योंकि तुम्हारा डेटा रिजल्ट आया 1, मतलब 0 है रिजल्ट. तो वो 0th बिट जिस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है हमारे पास फ्लैग रजिस्टर में, उसको कर देगा जाके सेट. तो यदि 0 बिट हमारे पास, यदि हमारे पास वो 0 बिट यदि सेट है हमारे पास फ्लैग रजिस्टर में, तो दैट इज जस्ट अ कंडीशन. बीजेट इज अ कंडीशन फॉर इंस्ट्रक्शन कि यार ब्रांच टू I10 इफ 0 बिट इज सेट. Okay. Got you. मतलब और 0 बिट सेट कौन करेगा? लास्ट इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट. Okay. Got you. सो लास्ट इंस्ट्रक्शन यदि एग्जीक्यूट हुआ, उसका रिजल्ट यदि 0 हुआ, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे 0 बिट सेट है. 0 बिट सेट कहने का मतलब 0 बिट जिस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है फ्लैग रजिस्टर का, वहां पे डेटा आ गया है 1. Okay. यदि वो 1 है
तो हमारे पास ब्रांच कर देगा, मतलब अब I0 के बाद I1 एग्जीक्यूट नहीं होगा, I0 के बाद सीधा I10 एग्जीक्यूट होगा. दैट इज कॉल्ड द ब्रांच इंस्ट्रक्शन. Okay. Okay, so it's a very simple terminology. Okay, you people are getting to understand it. Okay, the another thing is, guys, you don't worry. Like I will make a doubt forum also for my course. Let us suppose you people will have some query to resolve from my end, then definitely I will create a forum, and there you can resolve your doubt by asking some question if you are getting confused here. Okay, the another instruction is load. In the load instruction, second operand is source and Rx is destination. इसका मतलब क्या होगा कि let us suppose हमें क्या करना है कि हमें मेमोरी से डेटा को उठाना है, राइट? कुछ मेमोरी से डेटा को हमें लोड करनी है. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि सेकंड ऑपरेंड कहां है? डेटा को उठाना है, मतलब सेकंड डेटा को तुम्हें रीड करना है. सेकंड डेटा को रीड कहां से करोगे? मेमोरी से रीड करोगे. तो वो ऑपरेंड कहां पर है? ऑपरेंड है मेमोरी में. तो सेकंड ऑपरेंड इज अ सोर्स, ठीक है, जहां पे तुम्हारे पास मतलब मेमोरी इज अ सोर्स जहां पे सेकंड ऑपरेंड अवेलेबल है, एंड Rx इज डेस्टिनेशन, क्योंकि तुम्हें उस डेटा को रीड करके, ऑपरेंड को रीड करके तुम्हें रजिस्टर में करना है स्टोर. So that is a load instruction. Then we have a pop and push instruction. So I am going to describe this two instruction what it is. This is a stack kind of instruction. Okay, let us suppose तुम्हें कुछ stack kind of instruction को follow करना है. Guys, हमारे इस particular instruction set में stack जो accessible है in terms of this कि ये lower address ऊपर में है stack का और higher address नीचे में है stack का. मतलब stack में ये सारे सेट ऑफ एक एरे यूनिट है, मतलब 2D यूनिट. So this stack is present where, like? It will be in hardware only, Okay. in your architecture only. If you want to access that resource, that stack pointer resource, okay, then you have to access like this using these two instructions. Okay. So first let us suppose if you want what I told, जो हमारा स्टैक ऐसा बना है, यू नो ना व्हाट इज द स्टैक मींस? स्टैक इज अ LIFO. LIFO का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो वो जो हमारा स्टैक पॉइंटर हमारा ऐसा बना हुआ है कि हमारे पास जो ऊपर का मतलब जो लास्ट इन जो होगा वो सबसे लोअर एड्रेस पे होगा, क्योंकि हमारा स्टैक ऐसे डिजाइंड है कि वो लोअर एड्रेस से हायर एड्रेस की ओर मूव कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. Okay. मतलब यदि पहला एड्रेस 0 है तो लास्ट एड्रेस कुछ भी हो सकता है 2 के पावर n-1, Okay. है ना, मतलब लोअर टू हायर एड्रेस. सो लेट अस सपोज, और मैंने क्या बोला कि इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम LIFO का, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट. व्हेनेवर वी आर पुशिंग सम डेटा तो वो सबसे पहले हायर एड्रेस पे जाके स्टोर होता है. तो मान लो और कैसे और हम इसको पॉइंट करके रखते हैं पॉइंटर में, रजिस्टर्स में, उस एड्रेस को. ओके, तो मान लो कि तुम्हें कुछ डेटा को स्टोर करना है स्टैक में. Okay. तो मतलब क्या करना है? पुश करना है. पुश का मतलब डेटा को प्लेस करना है स्टैक में. Okay. तो हाउ यू विल डू? ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्स में उस स्टैक का जो करंट एड्रेस है वो अवेलेबल है, जहां पर कुछ करंट डेटा अवेलेबल है. अब वहां तो हमें लिखना नहीं है, Okay. क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक डेटा रिटन है. वी कांट ओवरराइट दैट डेटा. Yes. बट इफ यू वांट टू राइट मोर डेटा इन द स्टैक पॉइंटर और स्टैक रजिस्टर्स, देन व्हाट वी विल डू? फर्स्ट हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे अपनी पॉइंटर की वैल्यू, Yes. है ना. तो इसीलिए क्या लिखा हूं मैंने? प्री डिक्रीमेंट. Okay. पहले हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, विल कम टू वन लोअर लोकेशन एंड देन वहां पर हम न्यू डेटा को करेंगे प्लेस. Okay. Yes. Got you. You got it what I said? Yes. So that's why I written pre decrement with register indirect only. Okay.
रजिस्टर इनडायरेक्ट वाई? बिकॉज रजिस्टर इनडायरेक्ट में हमें उस स्टैक का वो लोकेशन पता है. Okay. Because तो इफ वी pointer. आर एक्सेसिंग फर्स्ट रजिस्टर, देन रजिस्टर में वो स्टैक मेमोरी का लोकेशन स्टोर है जहां पे करंट डेटा पॉइंट कर रहा है. Pointer. Like, okay. Stack What I pointer am is saying there. कि Okay. let me explain again. You people may be getting confused here. Let me explain in a simple word. What I am saying कि we have a stack pointer. This is a 0th location. Let us suppose this is the 10th location. And I want to push in a stack. So I have operated one operation, push operation. Okay. Then what I am saying कि you push one operand, है ना? Let us suppose it is like that. Push. Okay. RX. ठीक है? RY. Like that. It's something like a push. I told you na, our instruction format will be like this. Okay. One will be opcode, then will be one RX, then will be a addressing mode of second operand, and other will be a displacement, other half word. This is a displacement half word. Other is a displacement half word. Okay, and one half word have a operation code, first operand, second operand, and second operand addressing mode. This is a second operand addressing mode. So as I told you, what is the meaning of push operation? कि जो RX में जो हमारे पास डेटा है उसको पुश करना है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, स्टैक मेमोरी के लोकेशन पे. Okay. तो सेकंड कहां पर हमें पुश करना है डेटा, वो कौन बताएगा हमारा? क्योंकि हमने बोला कि प्री डिक्रीमेंट विथ रजिस्टर इनडायरेक्ट ओनली. मतलब रजिस्टर इनडायरेक्ट में तो एड्रेसिंग मोड हम सेट कर देंगे. यहां पर क्या है? रजिस्टर इनडायरेक्ट, जो कि क्या था हमारे पास? AI. उसका नाम था AI Yes. प्रीवियस स्लाइड में. Yes. 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 ओके, तो रजिस्टर इनडायरेक्ट हमने सेट कर दिया यहां. Yes. तो इसका मतलब RY में क्या स्टोर है? किसी का एड्रेस Address स्टोर है. stored है. Okay. तो इस पुश ऑपरेशन के लिए इसमें RY में किसका एड्रेस स्टोर होगा? स्टैक का Okay. वो एड्रेस जहां पर अभी डेटा अवेलेबल है, Pointer भरा point हुआ है. हाँ, तो पॉइंटर मतलब एड्रेस. Okay. Yes. पॉइंटर की क्या क्या स्टोर करके रखता है? पॉइंटर स्टोर करके रखता है एड्रेस को जहां पर डेटा स्टोर है. आर यू गेटिंग? Yes. तो ये स्टैक मेमोरी में ये पर्टिकुलर लोकेशन पे पहले अभी डेटा ऑलरेडी स्टोर है, तो वहां पर हमारे पास क्या है? करंट पॉइंटर अवेलेबल है. तो RY हमारे पास क्या है? करंट एड्रेस अवेलेबल है किसका? जहां पर एक ओल्डर डेटा रखा हुआ है, लेकिन हमें पुश करना है एक डेटा को, RX के कंटेंट को. Okay. तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले RY में जाना पड़ेगा. RY में जाके हम क्या देखेंगे? Address. सबसे पहले देखेंगे कि करंट एड्रेस क्या है स्टैक का, जहां पर एक ओल्डर डेटा अवेलेबल है जिसको Okay. हमें छेड़ना नहीं है, Okay. ओवरराइट नहीं We करना don't है. want to change. Yes. Correct. ओके, Yes. तो हमें अब लेकिन हमें RX के कंटेंट को पुश करना है. कहां पर? उससे जस्ट ऊपर. तो पुश करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमें पॉइंटर करना पड़ेगा डिक्रीमेंट. तो हम क्या करेंगे? एक डिक्रीमेंट कराएंगे, ALU यूज करेंगे, उस पॉइंटर के करंट वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे बाय 1, सो दैट हमारा न्यू पॉइंटर आ जाएगा यहां. 9. सबसे पहले हमने प्री डिक्रीमेंट किया. अब RY हो गया है RY -1. Yeah. Correct. When we are going to execute it on our architecture, then RY क्या हो गया है? RY -1. Okay. तो अब वो वापस स्टोर कहां हो गया है? RY में. RY, okay. अब RY में फ्रेश डेटा क्या है? RY -1 प्री डिक्रीमेंट कर दिया. अब हमारे पास स्टैक का वो नया एड्रेस अवेलेबल है जहां पर हमें डेटा को लिखना है. Yes. तो ये पुश क्या कर देगा? वो RX को कंटेंट को उठाएगा और यहां पे पुश कर देगा डेटा. Oh, okay. तो दैट इज अ पुश ऑपरेशन. Gotcha. You got it? Yes. This is a very simple instruction, and I hope you people are understanding whatever I am teaching you guys. Yes. Okay? Okay, fine. So now, second operation is pop operation. Okay? Pop is also a stack based operation. Yeah. पॉप में क्या कहते हैं कि हम स्टैक पॉइंटर से एक डेटा पैकेट को रिमूव करते हैं. एज आई डिस्कस्ड ऑलरेडी कि यार ये हमारे पास स्टैक है,
स्टैक में लेट अस सपोज पहले से एक डेटा था, मैंने एक नया डेटा पुश किया और अभी नया डेटा पुश करके हमारे पास यहाँ है, अवेलेबल है. Yes. नाउ इफ आई वांट टू रिमूव दिस डेटा फ्रॉम स्टैक, अगेन कैसा होगा सेट, हमारे पास फॉर्मेट दो हाफ वर्ड होगा मीन इंस्ट्रक्शन सेट का. Correct. एक में होगा हमारा ऑपरेशन, जो ऑपरेशन क्या है पॉप. Pop. देन हमारे पास क्या है एक RX होगा. Correct. देन एड्रेसिंग मोड दैट इज AI रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट. देन RY Correct. एंड डिस्प्लेसमेंट अभी अनयूज्ड होगा. Okay. ओके Yes. व्हाट आई एम सेइंग कि आई एम गोइंग टू ऑपरेट अ पॉप ऑपरेशन. तो पॉप ऑपरेशन मतलब क्या हुआ कि हमें स्टैक के एक एड्रेस के डेटा को उठा के हमें RX में क्या करना है, स्टोर करनी है. Okay. तो उसके लिए पहले हमें इसको एक्सेस करना पड़ेगा, Okay. है ना. Yes. उसको एक्सेस कैसे करेंगे हम गाइस, तो एक्सेस कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कहां जाएंगे, उस लोकेशन पे, स्टैक के उस लोकेशन पे. वो कैसे जाएंगे, हमें पता है कि हम रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट मोड यूज कर रहे हैं. तो रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट मोड में RY के पास क्या अवेलेबल है, Address of that. करेक्ट. व्हाट आई एम सेइंग कि एड्रेस ऑफ द करंट ऑपरेंड जिसको तुम्हें लोड करना है RX में. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब वो एड्रेस हमें पता है RY में, हम उस RY एड्रेस पे गए, मतलब हम यहां पर आ गए. Okay. यहां से इस डेटा को उठाया और क्या कर दिया, लेट मी चेंज द कलर. ये डेटा को यहां से उठाया और स्टोर कर दिया हमने RX में, लोड कर दिया So. by using the pop operation. But after loading this instruction, क्योंकि अब तो हमारे पास यहाँ पर अनयूज्ड एड्रेस है, क्योंकि हमने, पर हमें फिर पॉइंटर को भी तो वहां लाना पड़ेगा स्टैक में, yes. जहां पर अब ओल्डर डेटा अवेलेबल है. Correct. पॉइंटर हमेशा एक डेटा को पॉइंट करेगा जो डेटा होना चाहिए, Okay. है ना. तो हमने इस डेटा को यहां से निकाल दिया, पुट कर दिया RX में. तो पॉइंट, अब यहां पर ये जगह खाली है, दिस इज नाउ ब्लैंक, ये ब्लैंक है. तो पॉइंटर क्या करेगा, अब उसको पॉइंट करेगा, जस्ट Decrement. डिक्रीमेंट करके वन नीचे जाएगा. Okay. One day. You are getting right? Yes. Where the data is present right now. Yes. Okay. So that's all. So I just wanted to tell you one thing guys, कि हमारे पास जो ये थिंग्स है ना, वो क्या है कि सॉरी, what I will tell you, not decrement, I was telling the increment, because जो हमारे पास स्टैक का जो स्टार्टिंग का एड्रेस है ना, Sorry, वो है yes. लोअर एड्रेस Okay. Sorry. Yeah. और ये है हायर एड्रेस. Higher. Yeah. तो यदि हमने पॉप किया इस एड्रेस को, तो हमें इंक्रीज करके पॉइंटर को जहां पर डेटा पॉइंट कर रहा है वहां लाना है. तो वो हायर एड्रेस पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट. Increment. तो पहले हमने क्या किया, पॉप किया, मतलब डेटा को स्टैक से RX में लाया, Oh. एंड उसके बाद हमारा पॉइंटर को बढ़ा देना है नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए. तो उसको एक डेटा को पॉइंट करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, RY में जो एड्रेस अवेलेबल है उसको ऐड करना पड़ेगा. तो क्या करना पड़ेगा, RY+1. तो अब फ्रेशली RY में क्या डेटा हो जाएगा, RY+1 नेक्स्ट एड्रेस. तो ये क्या किया है हमने, पहले हमने डेटा को आउट किया, देन हमने RY को इंक्रीज किया. इसलिए इसका नाम क्या दिया हमने, पोस्ट इंक्रीमेंट विथ रजिस्टर इनडायरेक्ट ऑन. Okay. Clear now. You got it right? Yeah. What kind of pop and push operation is happening? Correct. Okay, and what is the meaning? Always remember कि हमारा स्टैक का जो अपर एड्रेस होगा वो लोअर एड्रेस होगा, और जो नीचे का जो एड्रेस होगा वो हायर एड्रेस होगा, है ना. इट्स लाइक अ फ्रॉम टॉप टू बॉटम वी आर गोइंग फ्रॉम, यदि वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन स्टैक, लेट मी राइट हियर, in a stack, okay, you will be traversing from low address to high address. Okay guys, Yes. so this is clear. Then let me erase everything now. Just I have explained these things to you. अगला ऑपरेशन क्या हमारे पास, स्टोर है. तो स्टोर में हमारे पास क्या होता है कि हम लाइक लेट अस सपोज कि कुछ चीजों को किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे हमें क्या करना है, लिखना है. तो हम वो स्टोर इंस्ट्रक्शन यूज करके हम उस मेमोरी पे राइट करेंगे रिजल्ट को. ओके, देन सब्ट्रैक्ट, यू गाइज नो, टेस्ट इंस्ट्रक्शन, इफ वी वांट टू टेस्ट सम इंटरप्ट मोड, है ना. लेट अस सपोज कि करेक्टनेस या कोई डिबग करनी है किसी चीज को कि ये करेक्ट ऑपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है.
यदि किसी चीज को हमें टेस्ट करनी है कि हाँ लाइक द ऑपरेशन वट एवर गॉट परफॉर्म्ड ऑन द प्रोसेसर इट इज करेक्ट और नॉट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट इंस्ट्रक्शन को यूज करेंगे, ठीक है, टू द लाइक चेक द करेक्टनेस ऑफ ऑपरेशन. So these kind of instructions is executable on a min instruction set architecture. Okay, got it. So you have to execute these instructions only. तो मैं अभी अब डिस्कशन करना कि हमारे पास, ठीक है, मिन का इंस्ट्रक्शन सेट तो समझ में आ गया भाई क्या है, कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन वी आर गोइंग टू यूज. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि यार मिन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर का डेटा पाथ क्या प्री डिफाइंड है कि जिसको हम कंट्रोल करने वाले हैं लेटर एज अ प्रोसेसर डिजाइनर. ओके, तो लेट मी डिस्कस व्हाट इज द आवर मिन डेटा पाथ. तो गाइज ये एक मिन डेटा पाथ है, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रोसेसर के दो पार्ट होगा, एक डेटा पाथ एक कंट्रोलर. तो डेटा पाथ हमारे पास प्री डिफाइंड है क्योंकि हमारे पास कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज है. इन सम केसेस वी कैन डिसाइड बाय आवरसेल्फ इफ वी वांट टू ऑप्टिमाइज इट डेटा पाथ, बट सम केसेस हमारे पास डेटा पाथ ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, रिसोर्सेज अवेलेबल रहता है, वी आर गोइंग टू यूज दिस. सो ये डेटा पाथ को यूज करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोलर, और कंट्रोलर प्लस दिस डेटा पाथ विल मेक अ मिन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर प्रोसेसर. ओके, दैट्स ऑल. तो ये डेटा पाथ क्या है गाइज, इसमें देखो ये सारे एलिमेंट को मैंने यहां डिस्क्राइब कर रखा है कि हमारे पास एक एड्रेस बस है और एक डेटा बस है. एड्रेस बस में हम किसी मेमोरी के एड्रेस का नॉलेज पा सकते हैं, एंड डेटा बस में हम डेटा को एक्सेस कर पाएंगे. मतलब डेटा बस से हम डेटा मतलब कंटेंट को एक्सेस करेंगे, और एड्रेस बस से हम एड्रेस को एक्सेस करेंगे. ठीक है, यस, ओके. सो व्हाट आई एम सेइंग कि लेट अस सपोज यू वांट टू ट्रांसफर सम डेटा टू अ सम एड्रेस, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एड्रेस एक्सटर्नल एड्रेस बस में हम वो एड्रेस को ट्रांसफर करेंगे कि यार इस पर्टिकुलर एड्रेस को पॉपुलेट कर दो, एंड हम फिर डेटा बस से हम उस डेटा को पॉपुलेट करेंगे. तो वो जाके डेटा वहीं पर स्टोर होगा जहां पर ये एक्सटर्नल एड्रेस बस जाके पॉइंट करेगा एड्रेस को. आर यू गेटिंग? Okay, so this will hold the address. Address bus will hold the address. Address and data bus will hold a data. Data, Okay. yeah. So we have a two term पहले, external address bus and external data bus, EDV and EAV. What is the AO? AO is a address out buffer. क्योंकि let us suppose you want to store some data to a some particular memory address. तो address out buffer supply करेगा address किसको, एक्सटर्नल एड्रेस बस को, कि तुम उस एड्रेस को पॉइंट करो जहां पर हमें डेटा को स्टोर करना है. Okay. ओके, सो AO इज अ एड्रेस आउट बफर. ओके, देन तो वी डिस्कस दिस पार्ट. ओके, सो पीसी क्या है, पीसी है प्रोग्राम काउंटर. पीसी क्या है गाइस, प्रोग्राम काउंटर, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर हमेशा लाइक काउंट करता रहता है किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम. Are you getting like This is a register or what? I mean, where? register? It is a register. Program counter is always a register. Okay. जो कि हमारे पास प्रोसेसर के साथ रहता है, वो काउंट करता रहता है कि हम कौन सा इंस्ट्रक्शन पे हैं, अभी I0 पे हैं या I1 पे है या I2 पे है, like that. Oh, so it will automatically increment. Yes, it will keep on. Let us suppose कि हमारे पास I will discuss more. Okay. Okay. No worries. Fine. So this is our a प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर हमेशा पॉइंट करता रहता है सेकंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को. आर यू गेटिंग? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को, ऑब्वियसली. ओके, यू गॉट इट दैट. नाउ व्हाट इज द T2? तो गाइस मैंने मेंशन कर रखा है कि T1 और T2 दोनों टेम्परेरी रजिस्टर है, तुम इसको यूज कर सकते हो. ओके, कभी भी अपने वर्क के लिए. तो T1 and T2 these all are the temporary register. Remember. Okay. So T1 को यूज कर रहा है यहाँ पर ALU in general, और T2 को तुम किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज कर सकते हो जब तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी तो. Okay. Then we have a R0 R1. These all are the register set for a programmer. Okay. You can use it R0 R1 up to Rn. Okay. You can use it for your task whenever you will get requirement of these particular registers. Okay. So this Okay. is for programmer. Okay. Programmer use. Okay. Okay.
फाइन। देन उसके बाद हमने एक टर्म यूज किया हुआ है ALU। यू नो गाइज, ALU इज अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, बिकॉज वी आर मेकिंग जस्ट अ सिंपल कंप्यूटेशनल प्रोसेसर। तो वो एक अर्थमेटिक टास्क परफॉर्म करेगा, एक लॉजिकल टास्क परफॉर्म करेगा। दैट वाई वी हैव अ ALU। Okay. We have a K, that is a constant generator, as I have discussed earlier कि let us suppose you want to use a pre-decrement या post increment, तो तुम्हें decrement increment के लिए तुम्हारे पास एक constant generator है जो कि +1 -1 जनरेट करेगा। उसको यूज करके तुम ALU में adder subtractor यूज करके तुम यूज कर सकते हो। by some constant you can add or subtract like that. whatever you want to do you can do it. okay, fine. so then उसके बाद DO क्या है guys? तो जो DO है वो डेटा आउट बफर। लेट अस सपोज कि तुम्हारा ALU ने कुछ परफॉर्म किया टास्क, ALU ने परफॉर्म करके एक रिजल्ट प्रोड्यूस किया। रिजल्ट प्रोड्यूस करके तुम्हें स्टोर करना है डेटा को। तो किसके थ्रू करोगे तुम? डेटा आउट बफर से। तुम डेटा आउट बफर में वो रिजल्ट आ जाएगा और उस जगह से तुम भेज दोगे एक्सटर्नल डेटा बस में कि किस एड्रेस पे इस डेटा को स्टोर करना है। ओके, सो दिस इज अ डेटा आउट बफर। ओके, देन अनदर थंब इज IRF इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फिच एंड IR इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फॉर एग्जीक्यूशन। जब तुम I1 को फिच करते हो ना, इंस्टेंट I1 चला जाता है एग्जीक्यूशन में, और जब I1 एग्जीक्यूशन में चला गया तो I2 फिर कहां आ जाएगा? फिच में। हम इंस्ट्रक्शन को प्रीफिच करके रखते हैं। जब एक एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट होता रहता है तो दूसरे एग्जीक्यूशन को हम फिच करके रख देते हैं ताकि कंट्रोलर अपना टास्क कुछ करके रखे, सो दैट मतलब समझ के रखे कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग वी आर गोइंग टू डू इट। हर प्रोसेसर में एक प्रीफिच मैकेनिज्म होती है। दैट्स व्हाई वन जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसको हम IRE में रखते हैं, और जो इंस्ट्रक्शन और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को हम प्रीफिच करके रखते हैं IRF में। सो ये कंप्लीट डेटा पाथ का डिस्क्रिप्शन था जो कि मैंने यहां पर डिस्क्राइब किया। अब यहां पर मैं रूल जो मैंने एक्सप्लेन किया हूं कि कैसे हमारे पास एग्जीक्यूट होने वाला है, वो कैसे यूज होगा हमारे पास वो डेटा पाथ, उसका हमने एक रूल्स बना दिया है कि वो कैसे है। सो गाइस, सबसे पहले A transfer from source to bus to destination take 1 state time। ये कुछ रूल्स हैं। 1 state time मतलब 1 clock cycle। 1 clock cycle will required, 1 state time will required यदि हमें सोर्स से डेस्टिनेशन पे डेटा को ट्रांसफर करना है यूजिंग क्या? बस। मतलब सोर्स को डेस्टिनेशन पे डेटा को ट्रांसफर करना है यूजिंग अ बस, मतलब पहले सोर्स से बस में ट्रांसफर करेंगे, देन बस से डेस्टिनेशन पे जाएगा वो। करेक्ट। तो ये पर्टिकुलर जो टाइम लगेगा वो 1 स्टेट टाइम लगाएगा। ये रूल्स है हमारे इस मिल प्रोसेसर का। Okay. So this we have to define on our own or someone? we are going to decide our own कि हम इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम कितना साइकिल एक्सपेंस करें। बट आई हैव गिवन यू सम रूल बाय डिफॉल्ट, यू यूज इट। Sometime you will get this rule, sometime you will have to decide by yourself for optimization purpose. Then second rule is a source can drive up to 3 destination load. What it means guys कि a source मतलब मैं बता रहा हूं कि let us suppose कि यदि हमारे पास एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे डेटा को सेंड करना है, मान लो कि हमें मैनी नंबर ऑफ कॉपी को प्रोवाइड कराना है, तो सोर्स ना मैक्स टू मैक्स 3 डेस्टिनेशन पर पैरेलली अपने डेटा को ड्राइव कर सकता है। दैट इज कॉल्ड ए सोर्स कैन ड्राइव अप टू 3 डेस्टिनेशन लोड। How will it do parallelly? You can, because you have you can define your, see how you are going to some parallel computation, that is something else. This is not like parallelly you are sending. I am telling you कि एक particular source 3 destination को, ठीक है ना, हम ड्राइव कर सकते हैं। What I am saying कि एक टाइम में ना, let us suppose what I am saying कि हमारे पास एक particular एक स्टेट है, ठीक है, और ये हमारे पास एक सोर्स का डेटा है, और ये हमारे पास एक डेस्टिनेशन 1 है, डेस्टिनेशन 2 है, डेस्टिनेशन 3 है।
तो एक ही सोर्स का हम 3 डेस्टिनेशन पे कॉपी कर सकते हैं, प्रोड्यूस डाल सकते हैं, राइट, यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट बसेस। तो पर मैं कह रहा हूं ना, लेकिन एक हैंडलिंग कैपेसिटी होती है सोर्स की, हम बाकी यूज भी नहीं करने वाले हैं कि एक, क्योंकि हमारे पास इतना आर्किटेक्चर में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि हम एक साथ इतना सारी चीजें एक्सेस कर पाए। पर हम एक चीज ये कर सकते हैं कि यार देखो, यदि किसी सोर्स से डेस्टिनेशन को भेजना है, यार क्या क्या हमारे पास, आज हम डेटा पाथ में देखें ना, लेट मी गो बैक, हमारे पास क्या था, एक दो हमारे पास बसेस हैं, इंटरनल बस ए, इंटरनल बस बी, देन क्या है कि हमारे पास एक्सटर्नल डेटा बस, एड्रेस बस। अब मान लो कि कोई सोर्स क्या है, व्हाट आई एम शोइंग, कोई सोर्स हमारा कहाँ सिटिंग है, मेमोरी में सिट कर रहा है, मान लो। तो यदि उस सोर्स को यदि हमारे पास एक्सेस करना है, व्हाट आई एम सेइंग, उसको यदि हमारे पास डेस्टिनेशन पे लाना है, उसका मीनिंग बताता हूं, उस टर्म का क्या मीनिंग है, लेट मी गो देयर। ए सोर्स कैन ड्राइव अप टू 3 डेस्टिनेशन लोड। व्हाट आई एम सेइंग कि उसका रेफरेंस हम कैसे लोड करेंगे, मैं बता रहा हूं, देखो कि उस सोर्स को एक्सेस करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक एक्सटर्नल एड्रेस को एक्सेस करेंगे, एक्सटर्नल, क्योंकि सबसे पहले हम क्या भेजेंगे, एड्रेस आउट बफर में उस सोर्स का एड्रेस, टू एक्सेस इट। अब देखो, अब जो सोर्स है क्या क्या वो कितना लोड सह रहा है, एक पार्ट उसको कहां जा रहा है, एड्रेस आउट बफर से निकल रही है, देन एक बस में डेटा वो सप्लाई करेगा। मतलब सबसे पहले हमने भेजा एड्रेस आउट बफर से कि यू एक्सेस दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन, सोर्स मेमोरी लोकेशन, ओके, देन वहां से फिर डेटा आएगा, ओके, डेटा बस से, यस, एंड वो डेटा प्लेस, जस्ट 1 मिनट, तो वो डेटा प्लेस कहां हुआ हमारे पास, डेटा इन में, ओके, यस, ठीक है। अब डेटा इन देखो हमने कितना बस यूज किया उस सोर्स को यूज करने के लिए, अब थर्ड बस, इंटरनल बस का यूज करके हमने ट्रांसफर कर दिया अपने रजिस्टर्स में, ओके, तो वी हैव यूज्ड अ 3 बस। ओके, आर यू गेटिंग? बट दैट इज ऑल्सो समथिंग एल्स। व्हाट आई एम सेइंग कि हम यदि किसी पर्टिकुलर चीज को लोड या स्टोर करना है मेमोरी में, तो हमारे पास पैरेलली, समझ रहे हो, 3 बस को यूज कर सकते हैं। मतलब रिमेंबर, एक टास्क के लिए, ठीक है, मतलब एक ही टाइम पे एक बस में हम 2 ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, पर एक ही टाइम पे मल्टीपल बस को हम यूज कर सकते हैं फॉर अ डिफरेंट ऑपरेशन। सेम बस से सेम ऑपरेशन नहीं करनी है। अब ये बात मैंने बताया कि एक्सेसिंग कैसे हो रही है, लोड स्टोर कैसे काम कर रहा है, पर यहां पे है कि ये सोर्स कैन ड्राइव अप टू 3 डेस्टिनेशन लोड। लेकिन इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो सोर्स जो है वो 3 पर्टिकुलर सेट ऑफ रजिस्टर्स को मैक्सिमम सप्लाई कर सकता है एट अ टाइम, वो लोड सह सकता है। दैट वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट, बट राइट नाउ इट इज जस्ट अ reference rule. Yes, got you. Input to the ALU are from a internal bus and either K or the B. You can see guys, let me go back. तो ये हमारा ALU है, ठीक है। ALU में एक इनपुट कहां से आ रहा है, ALU में एक इनपुट आ रहा है इंटरनल बस A से, ये हमारा क्या है, इंटरनल बस A है। दूसरा इनपुट कहां से आ रहा है, इंटरनल बस बी से, ये इंटरनल बस बी, और तीसरा इनपुट कहां से आ रहा है, के से, जो कि कांस्टेंट जनरेटर। तो एएलयू को ये तीनों जगह से इनपुट मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म कर सकता है टास्क। ओके, यू गॉट इट। सो थर्ड रूल मैंने ये लिखा। व्हाट इज द फोर्थ रूल? व्हेन एएलयू इज डेस्टिनेशन, T1 is automatically loaded from the ALU output. Let us suppose कि हम add task कर रहे हैं, तो let us suppose कि add में क्या होगा कि ALU प्रोड्यूस करेगा आउटपुट, समझ रहे हो? So what I am saying कि when ALU is destination, T1 is automatically loaded from the ALU output. क्यों? क्योंकि guys ALU का जो रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, T1 में। ओके, समझ रहे हो? तो T1 में हमारे पास क्या स्टोर हो रहा है, ALU का आउटपुट। तो यदि ALU का जो डेस्टिनेशन को यदि हमें यूज करना है ना गाइस, ठीक है,
यदि T1 के डेटा को यदि हमें यूज करना है ना गाइस, मतलब ALU का हेल्प करके हम यदि डेस्टिनेशन को एक्सेस कर रहे हैं ना गाइस, तो ऑटोमेटिकली हम T1 के आउटपुट को यूज कर सकते हैं फॉर अ डेस्टिनेशन पर्पस. Okay, because as I told you, when let us suppose I am going to calculate the base plus displacement address, तो हमें बेस एड्रेस को डिस्प्लेसमेंट से ऐड करके हमें नेक्स्ट ऑपरेंड का वो एड्रेस मिलेगा. तो वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है एड्रेस? ALU. तो वो एड्रेस कहाँ स्टोर हो गया? T1 में. तो तुम T1 के रिजल्ट को एक्सेस कर सकते हो टू गेट द ऑपरेंड एड्रेस. ओके, सो लाइक दैट. दिस इज द रूल ऑपरेशन. ओके, then a transfer to AO activates the on-chip external bus controller. This bus controller postpones the next state until the external transfer is complete. जब हम बोलते हैं कि AO में क्या भेज देते हैं हम? एड्रेस आउट बफर. तो जब तक वो एड्रेस पे डेटा को भेज नहीं देगा तब तक वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, नेक्स्ट स्टेट पे उसको जाना नहीं है. आर यू गेटिंग? क्योंकि AO एक्टिविटी यदि हो रही है, मतलब यू आर एक्सेसिंग मेमोरी लोड स्टोर, देन यू कांट ऑपरेट एनी अदर अंटिल ये टास्क कंप्लीट होगा. क्योंकि जब तक तुम डेटा लाओगे ही नहीं, तुम ऑपरेट कैसे करोगे? लोड स्टोर क्यों कर रहे हो? मेमोरी से डेटा उठाने के लिए. तो ऑपरेशन किस पे हो रहा है? डेटा पे. यदि तुम डेटा उठाओगे ही नहीं मेमोरी से, तुम कैसे करोगे? इसलिए हमने जब तक ये एक्टिविटी खत्म नहीं होगा, बस कंट्रोलर किसी अदर टास्क पे जाएगा नहीं. ओके, एज आई टोल्ड यू, यहां पर हमारे पास AO बफर है. ये क्या क्या करता है? ये एड्रेस को पॉइंट करता है. दैट्स ऑल. इट इज अ वेरी सिंपल. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, सो यू गाइज डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. ओके, सो नाउ द थिंग इज आई डिस्कस्ड ऑल द रूल्स. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू गाइज अ फ्लो चार्ट for a simple add instruction which is going to follow this min instruction set rules, terminology and everything, so that you people will have a basic understanding of these things. So how to make a hardware flow chart of simple add instruction? Then let me discuss what is the flow chart of add instruction here. So देखो यार, हमने क्या किया है कि हम ऐड कर रहे हैं एक रजिस्टर टू रजिस्टर मोड के लिए. व्हाट इज द रजिस्टर टू रजिस्टर मोड? कि हमारे पास दोनों ऑपरेंड जो हैं वो रजिस्टर्स में अवेलेबल हैं. ओके, और हम मतलब RX RY, और देखो बीच में AR का मतलब क्या है? ये एड्रेसिंग मोड है जो कि रजिस्टर डायरेक्ट है. ठीक है, ये देखने में तुम लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर जैसे ही मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, इट विल बी वेरी सिंपल टू यू गाइस. इंस्ट्रक्शन है ऐड RX AR RY, और नीचे तुम्हारे पास वो सेम डेटा पाथ अवेलेबल है. इसको यूज करना है हमें. अब देखो क्या है कि हमारे पास RX RY दो ऑपरेंड अवेलेबल है हमारे रजिस्टर्स में. मान लो यहां RX क्या है? इक्वल टू R0 है, और RY क्या है? इज इक्वल टू R1 है. तो हमारे पास R0 R1 दोनों जो रजिस्टर्स हैं एक ब्रॉडकास्टेड बस से कनेक्टेड है. ब्रॉडकास्टेड मींस दोनों कॉमन बस से कनेक्टेड है. एक इंटरनल A बस है और इंटरनल B बस है, और सारे रजिस्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है यूजिंग अ बस. पर हमारे पास दो ऑपरेंड कहां कहां अवेलेबल है? R0 और R1 में, और हमें करना है ऐड. तो ऐड कहां पर करेंगे? जब ALU में आएगा. करेक्ट. तो ALU में लाने के लिए नहीं, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि यार दोनों रजिस्टर के कंटेंट को, ऑपरेंड को तुम लाओ ALU में. करेक्ट. अब ALU में कैसे लाओगे? यूजिंग अ टू बस, क्योंकि ALU के पास एक्सेस है 3 इनपुट का. इंटरनल A बस, इंटरनल B बस, लेट मी राइट हियर, इंटरनल A बस, इंटरनल B बस एंड कांस्टेंट जनरेटर K. यदि हमें दो ऑपरेंड को लोड करना है ALU में, तो हम दोनों बस को यूज कर सकते हैं. करेक्ट. और क्योंकि दोनों रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, पर एक ही बस नहीं यूज करना है दोनों को लोड करने के लिए. हमारे पास दो बस अवेलेबल है, एक ही टाइम पे दो बस से दो ऑपरेंड को हम यूज कर सकते हैं. Correct. तो हमने क्या किया देखो, RX के डेटा को A बस में बिठा के ALU में लोड कर दिया, और RY के डेटा को इंटरनल B बस में बिठा के
ALU में ऐड कर दिया। अब हमारे पास ALU में इस पर्टिकुलर स्टेट में दोनों डेटा आ गया, ऑपरेंड डेटा। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यस। सेकंड, अब जैसे ही ALU के पास आया ना डेटा, नेक्स्ट क्लॉक में ALU करेगा ऑपरेशन, ऐड कर देगा। अब ALU करके कहां स्टोर करता है, जैसे ये ऑपरेशन करता है परफॉर्म, तो स्टोर करता है कहां पर डेटा, T1 में। तो हमें पता है कि ALU का रिजल्ट कहां स्टोर है, T1 में। तो अब T1 का डेटा हमारा रिजल्ट है। अब T1 को पुट करना है, अब मैंने बोला था रजिस्टर टू रजिस्टर, मतलब AR मोड में जो सेकंड रजिस्टर्स होता है वही हो जाता है स्टोरिंग एलिमेंट फॉर रिजल्ट। तो हमें स्टोर करना है रिजल्ट को कहां, RY में। तो हमने क्या किया, T1 को B बस में बिठाया और RY में भेज दिया। कोई पूछेगा A में क्यों नहीं बिठाया, अरे गाइस यू यूज ए, नो इशू, तुम A भी यूज कर सकते हो। रिमेंबर, बस एक टाइम पे एक टास्क के लिए कोई सा भी एक बस तुम यूज कर सकते हो। ओके। पर एक टाइम पे क्या कहते हैं, क्या मतलब, एक टाइम पे तुम एक ही टाइम पे तुम दो चीजें को, दो टास्क को एक बस से यूज नहीं कर सकते हो। दैट इज द मेन That will be confusing data otherwise. अरे नॉट हैपन, ओवरलैप हो जाएगा। Okay. तुम बोल रहे हो 4 भी सेंड करो एक बस से और 5 भी सेंड करो एक बस से, कैसे जाएगा दोनों चीजें? Correct. There is a like problem, okay? So you have to use one bus at a time, okay, to store a result. Because internal बस B से भी कनेक्टेड है सारे रजिस्टर्स, और हमें ROI में लिखना था, तो हम B बस को, इधर B बस को या इधर एक बस को यूज करके तुम ROI में डेटा को स्टोर कर सकते हो। दैट्स ऑल। सो ये था एक AR एड्रेसिंग मोड का ऑपरेशन। नाउ लेट मी डिस्कस वन मोर थिंग, ओके। अदर लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई अदर एड्रेसिंग मोड आया। अब एड्रेसिंग मोड हमने दिया AI में हमारे पास गाइस क्या है कि हमारे पास रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट, AI का मतलब क्या था, रजिस्टर इनडायरेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो RY, ये देख रहे हो RY में मैंने ऐसे ब्रैकेट लगा रखा है, इसका मतलब क्या होता है कि RY में जो स्टोर है वो मेमोरी का लोकेशन है जहां पर ऑपरेंड 2 स्टोर है। ओके। ठीक है, करेक्ट। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा गाइस कि लेट अस सपोज आई वांट टू एक्सेस, ओके, आई वांट, फर्स्ट व्हाट आई हैव टू डू, जस्ट 1 मिनट, फर्स्ट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू लोड ऑल द ऑपरेंड इन द ALU, क्योंकि हमें ऐड करनी है। ऐड कौन करता है, ALU करती है। तो ऐड करने के लिए हमारे पास दोनों ऑपरेंड चाहिए। मैंने एक वर्ड्स बोली थी कि ऑपरेंड को लोड करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 2 बस को परफॉर्म करना पड़ेगा। एक होगा एक्सटर्नल डेटा बस, एक होगा एक्सटर्नल एड्रेस बस। एक्सटर्नल डेटा बस क्यों, क्योंकि वो मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है, और एक्सटर्नल एड्रेस बस भी मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है। एड्रेस बस से हमें एड्रेस सेलेक्ट करते हैं और डेटा बस से हम उस मेमोरी लोकेशन से डेटा को उठाते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो मैंने क्या किया, एक्सटर्नल डेटा बस का यूज करके DI में भेज दिया डेटा इमीडिएट में। लेट मी सी हियर, लेट मी फर्स्ट इरेज दिस पार्ट, क्योंकि यहां पे तुम लोगों को फ्रेश दिखे। ये देखो गाइस, सो ये हमारा ये वाला जो पार्ट था ना, वो क्या था, एक्सटर्नल डेटा बस, है ना। और हमारे पास ये क्या था, ये हमारा एड्रेस बस, ये वाला। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें मान लो किसी पर्टिकुलर लोकेशन से डेटा को उठाना है, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि वो एड्रेस कहां अवेलेबल है, एड्रेस अवेलेबल है RY में, ओके। तो हमने क्या किया, RY सी, यदि कोई स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी चीजें लिखी हुई है ना, मतलब वो दोनों चीजें एक टाइम पे हो रही है। रिमेंबर, यस, दैट्स व्हाई हियर RX और RY को हमने एक टाइम पे ही लोड कर लिया ALU में यूजिंग अ पैरेलल वर्क, वी आर सेविंग टाइम। ओके। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एड्रेस को भेज दिया एड्रेस आउट बफर में, ओके, गॉट यू, बाय सिटिंग इट इनटू द बस B बस में बिठाया, एड्रेस आउट बफर में मैंने भेज दिया। ओके, करेक्ट व्हाट आई एम सेइंग, RY रजिस्टर इज R1। तो जैसे ही एड्रेस आउट बफर में RY का कंटेंट गया, तो वो एड्रेस आउट बफर से वो
मतलब एड्रेस बस में शिफ्ट होके चला गया कहां पर, मेमोरी में, कि हमें इस मेमोरी पे एक्सेस करनी है, इस लोकेशन पे, है ना। तो हमने क्या किया, पहले RY को बिठाया B बस में, भेज दिया एड्रेस आउट बफर में, ताकि उस एड्रेस को सिलेक्ट कर पाई मेमोरी में। ओके, देन व्हाट आई एम सेइंग कि अब हमारे पास डेटा है ही, अब मतलब हमारे पास एड्रेस अवेलेबल है। उसी टाइम पे हमने क्या किया, क्योंकि ये डेटा ये क्या होता है, ये दोनों जो बस है ना, एक्सटर्नल डेटा बस और एक्सटर्नल एक्सेस बस, सेम टाइम पे ऑपरेट होती है। ओके, एक सेलेक्ट करता है क्या, एड्रेस, और एक सेलेक्ट क्या करता है, डेटा, उस एड्रेस का डेटा। ओके, तो जब हमने एड्रेस को सिलेक्ट किया तो डेटा यहां आ गया, समझ रहे हो। Got you. तो जब डेटा हमारे पास, उस एड्रेस का डेटा यहां अवेलेबल है, तो हमने क्या किया, और वो जो एक्सटर्नल डेटा बस था, इसमें जब मेरे पास डेटा अवेलेबल है, तो वहां से उस डेटा को भेज दिया कहां पर, डेटा इमीडिएट में, DI में। यस, गॉट यू। अब क्या हुआ कि हम सेकंड ऑपरेंड को उठा के ले आए DI ब्लॉक में। गॉट यू। अब क्या होगा, अब हमारे पास सेकंड ऑपरेंड भी आ गया, समझ रहे हो, और पहला ऑपरेंड तो हमारे पास ऑलरेडी RX में अवेलेबल है। तो अब मैंने क्या किया कि अब देखो, अब हमारे पास 2 बस अवेलेबल है ALU के लिए। गॉट यू। अब एक टाइम पे हम दोनों बस को यूज कर सकते हैं फॉर 2 डिफरेंट डेटा। करेक्ट। इसलिए मैंने क्या किया, डेटा इमीडिएट को मैंने बस B में बिठा के ALU में भेज दिया, RX को भी उसी टाइम पे बस A में बिठा के ALU में भेज दिया। अब ALU को 2 इनपुट मिल गया, वो टास्क परफॉर्म करके कहां स्टोर कर रखा है रिजल्ट, T1 में। T1 में, यस। समझ रहे हो। Yes. लेकिन अब T1 को स्टोर कहां करना है गाइस, यहां पर RY रिजल्ट स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है, RY में मेमोरी का एड्रेस है, जहां पर हमें वापस जाके स्टोर करना है रिजल्ट को। तो हमने क्या किया, देखो RY में जो अवेलेबल था वो क्या था, एड्रेस अवेलेबल था, उसको फिर से B बस में बिठा के कहां भेज दिया, एड्रेस आउट बफर में, कि तू उस एड्रेस को सेलेक्ट कर ले। और उसी टाइम पे जो रिजल्ट था T1, Okay. उसको बिठा दिया दूसरे बस में और भेज दिया डेटा आउट बफर में, कि तू डेटा बस में बैठ के उस जगह पे डिस्प्लेस कर। अगेन साइमल्टेनियसली एक्सेसिंग बोथ। यू कैन एक्सेस बोथ बस फॉर 2 डिफरेंट टास्क एट अ सेम टाइम। ओके, सेम टाइम पे 2 अलग अलग ऑपरेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो कि एक बस में तुम एड्रेस को भेज रहे हो, एक बस में तुम डेटा को भेज रहे हो। ओके, ऐसा नहीं कि तुम एक ही बस में एड्रेस भी और डेटा भी दोनों भेज रहे हो, दैट इज बैड। ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ओके। तुम यदि ये लिखते कि यार एक ही टाइम पे मैं RY B बस में बिठाया A में भेज दिया, और इसी टाइम पे T1 को भी मैं B में बिठाया D में भेजा, तो कंफ्यूज्ड, you are sending address or data, you are already confused, not possible, so you have to use 2 different bus. Okay, you got it. Yes. But the thing is now guys, okay, but the thing is now कि यार अब ये तो था कि ऑपरेशन तुमने किया, पर ऑपरेशन के बाद भी कुछ और चीजें हैं। वो चीजें क्या हैं कि यार हमने प्रोग्राम काउंटर वगैरह सबको तो कुछ यूज ही नहीं किया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगेन तुम, क्योंकि जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, दूसरा इंस्ट्रक्शन वो कहां होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन फेच, मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फॉर फेच में, yes. और प्रोग्राम काउंटर पॉइंट करते रहना चाहिए। हम वो सब ऑपरेशन दिखाए नहीं, हमने बस कंप्यूटेशनल मेथड दिखाए, और हम उन सब चीज को भी लाएंगे यहाँ पर। और हमने क्या किया, देखो हमने ये डिस्कस किया था, हम पहले वाले फेज में हमने क्या किया था, बस ऑपरेशन, ये 2 पार्ट, ओके, एंड यहां पर हमने ये 3 पार्ट। पर कुछ और एक टास्क होते हैं जो कि प्रोसेसर सेल्फ परफॉर्म करता रहता है। जब भी देखो टास्क होते हैं 2 प्रकार का, एक होता है कि हाउसकीपिंग टास्क, एक होता है कि लाइक कि जो टास्क परफॉर्म करना है, कंप्यूटेशनल टास्क, ओके, है ना। तो हाउसकीपिंग टास्क प्रोसेसर खुद करता है, समझ रहे हो, एंड जो नॉर्मल टास्क जो तुम्हें चाहिए, जो एक्चुअल टास्क है, वो तुम करवाते हो। तो देखो ये सब टास्क जो है ना, वो तुम्हें वो भी देखना पड़ेगा कि गाइस कहां पर हम हाउसकीपिंग टास्क करवा रहे हैं। तो देखो क्या है, रिमेंबर, जब भी हम एक्सटर्नल बस को यूज करेंगे ना, तो यू विल सी, व्हेनेवर यू विल सी वी आर यूजिंग सम एक्सटर्नल बस, हम एक कलर ऐड किए हैं,
Okay. ओके, तो इससे कंफ्यूजन मत होना कि यहाँ पे कलर क्यों ऐड है. दैट इज जस्ट सेइंग कि यू आर यूजिंग सम एक्सटर्नल बस. Okay. तो यार अब एक बात बताओ कि जस्ट 1 मिनट, व्हाट आई एम सेइंग कि प्रोग्राम काउंटर किसको पॉइंट करता है? प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को पॉइंट करता है. Yeah. तो क्या होता है कि जब हम किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते रहेंगे ना, तो पहले तो हम फेच करेंगे. तो देखो, इंस्ट्रक्शन को पहले हमें क्या करना है? फेच करना है. फेच कैसे करेंगे? ये हमारा एक्सटर्नल डेटा बस. तो IRF जो ये रजिस्टर है, इसको इंस्ट्रक्शन किस बस से मिलेगा? एक्सटर्नल डेटा बस से. ठीक है, तो हमने क्या कर रखा है पहले कि एक्सटर्नल डेटा बस से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फेच में हमने डाल दिया उस इंस्ट्रक्शन को पहले. ठीक है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एंड देन उसी टाइम पे प्रोग्राम काउंटर क्या करता रहता है? वो फेच कर, मतलब रहता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करके रखता है, प्री फेच करके. Okay. तो प्रोग्राम काउंटर भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ही पॉइंट करके रखता है. Okay. पर व्हाट राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग कि हाउ टू फेच. तो फेच करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रोग्राम काउंटर का कंटेंट में, प्रोग्राम काउंटर में क्या अवेलेबल है? एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो प्रोग्राम काउंटर को बी बस में बिठा के एड्रेस आउट बफर में भेज दिया, ताकि वो उस एड्रेस को सिलेक्ट करे जहां पर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है. सेम टाइम पे हम EDB डेटा बस से उसको IRF में भेज दिया. मतलब क्या हुआ कि एड्रेस आउट बफर एड्रेस सेलेक्ट कर रहा है उस इंस्ट्रक्शन का, और वो कौन करवा रहा है? प्रोग्राम काउंटर ने इंस्ट्रक्शन का एड्रेस भेज दिया एड्रेस आउट बफर में टू सेलेक्ट अ इंस्ट्रक्शन. सेम टाइम पे हमने क्या किया? क्योंकि भेज दिया तो डेटा बस में उस डेटा को एक्सेस है. EDB से हमने क्या भेज दिया? IRF में. IRF भेजा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फेच. तो ये क्या हो गया? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच हो गई है. तो यहां पर फेच चीजें भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया. देन वट एवर यू आर यूजिंग डूइंग द ऑपरेशन एड एंड ऑल, यू आर डूइंग द सेम थिंग. नाउ द थिंग इज कि यार तुमने टास्क तो कर लिया, लेकिन अब प्रोग्राम काउंटर को भी तो बढ़ाना है, ताकि एक्सेस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. तो तुम क्या कर रहे हो यहां पर? प्रोग्राम काउंटर को बस ए में बिठा के ALU में भेज रहे हो. +1 कौन जनरेट कर रहा है? ये के क्या था? कांस्टेंट जनरेटर. +1 जनरेट किया के. अब वो भी ALU में चला गया. अब ALU क्या करेगा? स्टोर कर देगा रिजल्ट T1 में. अब T1 को बस B में उठाया और प्रोग्राम काउंटर में स्टोर कर दिया. तो अब प्रोग्राम काउंटर में 1 ऐड होके नेक्स्ट एड्रेस स्टोर है जहां पर हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है. यू गॉट इट? तो सेम थिंग आई हैव डन इन द हियर आल्सो. आई हैव जस्ट एडेड सम ऑपरेशन हाउ IRF इज वर्किंग. ओके, हाउ यू आर प्रीफेचिंग उसको भी मैंने एक स्टेट में लिख के बता दिया, सम स्टेट में. ओके, यू गॉट इट? नाउ वी आर गोइंग टू सम. सो नाउ लेट्स इंक्रीज द हार्डवेयर परफॉर्मेंस यूजिंग टास्क लेवल पैरेललिज्म. गाइज रिमेंबर, कुछ टास्क है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला था, हमारे पास जो एक रूल, थंब रूल क्या है? थंब रूल ये है कि 1 टाइम पे सेम बस फॉर डिफरेंट ऑपरेशन. ठीक है, वी कांट यूज. वन टाइम पे डिफरेंट बस यूज करना है पैरेलली फॉर डिफरेंट ऑपरेशन. तो लेट अस सपोज एक पर्टिकुलर टाइम पे यदि हम एक बस आइडल है, पर उसको यदि हम हाउस कीपिंग टास्क करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑपरेटेबल है. कभी कभी दोनों बस यूज नहीं होता है, पर यदि एक बस अनयूज्ड है तो वहां पे हम हाउस कीपिंग टास्क पहले ही करवा सकते हैं. करेक्ट. इससे क्या हमारा टाइम बचेगा. तो हाउ टू सेव दिस आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू गाइज. ओके, सो लेट मी, मतलब क्वेश्चन इज कि हाउ टू डू दिस टास्क लेवल पैरेललिज्म. तो कैसे हमें उस रिसोर्सेस को यूज करना है, मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूं. तो देखो गाइज, कैसे हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम टास्क को सेपरेट करेंगे. मैंने बोला था एक हमारे पास क्या है?
ऑपरेटिव टास्क और एक है हाउस कीपिंग टास्क। हाउस कीपिंग टास्क कौन करता है? प्रोसेसर खुद से करता रहता है, क्योंकि उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को प्रीफेच करना है, देन उस पर ऑपरेट करना है, तो वो खुद से करता रहता है। और कुछ ऑपरेशन टास्क जो कि तुम करवाते हो यूजिंग अ ऑप कोड। ओके। तो मैंने क्या किया कि सेम इंस्ट्रक्शन में क्या था, ओके जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। कि सेम इंस्ट्रक्शन में क्या था कि गाइस देखो कि ये था हमारे पास ऑपरेशन टास्क। यार आरएक्स को उठा रहे थे, एलयू में डाल रहे थे, आरवाई को उठा रहे थे, एलयू में डाल रहे थे यूजिंग 2 डिफरेंट बस एट अ टाइम, और फिर रिजल्ट को हमें स्टोर कर रहे थे आरवाई में। यस। और हाउस कीपिंग टास्क क्या था? हम एक्सटर्नल डेटा बस को उठा रहे थे, हम ये आईआरएफ में डाल रहे थे, एंड प्रोग्राम काउंटर को बिठा के हम बी बस में डाल के हम एड्रेस आउट बफर में डाल रहे थे, ताकि हम गेट कर पाए, इंस्ट्रक्शन को प्रीफेच कर पाए। नेक्स्ट। तो ध्यान से देखो गाइस, व्हाट आई एम सेइंग, आप इस स्टेट को देखो और इस स्टेट को देखो। या इस स्टेट में, इन दोनों स्टेट में हम ओवरऑल कितने बस यूज कर रहे हैं? 3 बस यूज कर रहे हैं। हाउ 3? हाउ? एक ए बस, एक बी बस और एक एक्सटर्नल डेटा बस। ओके। यस यस करेक्ट। तो यदि हम इस स्टेट में ना, हम इसको माइग्रेट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? या यस करेक्ट। आर यू गेटिंग? We can make it सो parallel. पैरेलल, Yes. क्योंकि हमें यदि किसी बस को, क्योंकि वी हैव टू, तो मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि हम हाउस कीपिंग टास्क को, ऑपरेशन टास्क को मर्ज करके ना, इफ सम बस इज गेटिंग अनयूज्ड, तो हम उसको क्या करने वाले हैं? यूज, करेक्ट। टू मेक इट मोर क्विक। यस। इसी को मैंने डिस्क्राइब किया है हेयर, कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट अस सपोज वहां नहीं मर्ज करो, कहीं और मर्ज कर लो। देखो जैसे कि यहां पे क्या था गाइस, कि यहां पर हम अगेन रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं, यहां पे बस एक बी टास्क हम यूज कर रहे थे, ठीक है। पर यहां पर बहुत सारे जो बसेस हैं वो अनयूज्ड हैं, लाइक ए बस अनयूज्ड है यहां पर, EDB। एंड देन ईडीबी अनयूज्ड है यहां पर, EDB, राइट। yes. तो हम यहां भी मर्ज कर सकते हैं। Correct. तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कहां मर्ज करें। Correct. तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि मैंने क्या किया गाइस, कि पहले एक स्टेट में हमारे पास RX RY अवेलेबल था, उसको हमने ALU में डाल रहा था, हमने सॉल्व कर रहा था। जब हम ऑपरेशन टास्क कर रहे थे ना, तो हमारे पास रिजल्ट कहां था? T1 में। तो T1 के रिजल्ट को हम RY में स्टोर कर रहे थे यूजिंग द बस B। यस यस। आप समझ रहे हो? Yes. लेकिन हाउस कीपिंग टास्क को हम इसी में यूज कर लिए। कैसे? क्योंकि जो 2 बस था, एक एक्सटर्नल डेटा बस था और एक क्या था हमारे पास, क्या था हमारे पास कि एड्रेस आउट बफर, जो कि EAB एक्सटर्नल एड्रेस बस को यूज कर रहा था। हम वो भी यूज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हमने क्या किया, पहले प्रोग्राम काउंटर को बिठा के ए बस में बिठाया, उसको 2 जगह भेजा, एक एड्रेस आउट बफर में भी और एक ALU में भी। ओके। अब देखो क्या हो, क्योंकि हम कितने सारे टास्क कर रहे हैं पैरेलल। Yeah. हमने क्या किया, क्योंकि पहले हमने एडिशन कर लिया, एक्चुअल एडिशन जो कि हमें करना था RX RY को। सेकंड क्लॉक में क्या करें? अब देखो क्या करें, ध्यान से सोचना क्या कर रहे हैं यहां पे। Yes. हमने क्या किया, RX को फर्स्ट क्लॉक में, RY को भेजा ALU में। करेक्ट। तो सेकंड क्लॉक में क्या कर रहा होगा, हम मतलब जब ALU के पास इनपुट आया, ALU ने उसको सॉल्व कर दिया और रिजल्ट स्टोर कहां करके रखा है? T1 में। T1। तो सेकंड क्लॉक में T1 में हमारे पास रिजल्ट स्टोर है। लेट मी इरेज दिस। सेकंड क्लॉक में T1 में क्या है हमारे पास? रिजल्ट स्टोर है। तो सेकंड क्लॉक में रिजल्ट को सेंड कर दिया RY में। सेम क्लॉक में मैंने क्या किया, प्रोग्राम काउंटर को, क्योंकि देखो सेम क्लॉक में मैंने, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? प्रीफेच करता है। प्रीफेच करने का मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, प्रोग्राम काउंटर को बिठाया बस ए में और उसको भेज दिया एड्रेस आउट बफर में, ताकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या कर पाए? कैच कर पाए। ओके, लेट मी गो बैक। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कैच कर पाए और एक्सटर्नल डेटा बस को भेज दिया IRF में, क्योंकि हमें पता था कि जब इंस्ट्रक्शन को फेच करना है तो हमें एक एड्रेस बफर यूज करनी है और एक
एक्सटर्नल डेटा बस यूज करना है। तो ये प्रोग्राम काउंटर उस एड्रेस को सिलेक्ट कर लेता है यूजिंग एड्रेस एंड वहां पे डेटा आ जाता है और आईआरएफ में स्टोर हो जाता है। तो ये हो गया प्रीफेच। तो जब पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, सेम टाइम पे हमने सेकंड इंस्ट्रक्शन को फेच भी कर लिया और फिर सेम टाइम पे हम प्रोग्राम काउंटर को भी अपग्रेड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, मतलब एड्रेस को सेलेक्ट डेटा भी यूज कर दिया, फिर प्रोग्राम काउंटर को हम एएलयू में भेज दिया, +1 हमने एएलयू में जनरेट कर लिया और सेम टाइम पे हमारे पास फिर से एएलयू एक नया रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया, प्रोग्राम काउंटर +1। Are you getting what I'm saying? We have done lots of tasks in parallel. अब क्या हुआ कि पहले हमने सेम क्लॉक में पहले रिजल्ट स्टोर कर लिया क्योंकि रिजल्ट प्री अवेलेबल था। अब नया रिजल्ट बनाया भी, नया रिजल्ट क्या बनाया, प्रोग्राम काउंटर के लिए नया रिजल्ट। प्रोग्राम काउंटर को एएलयू में भेज के और +1 को एएलयू में भेज के और नया रिजल्ट भी हमने प्रोड्यूस कर लिया। Okay. What I'm saying, you just understand here whatever I'm going to explain you. Okay? So मैंने क्या बोला कि अभी हमारे पास पहला इंस्ट्रक्शन चल रहा था। पहला इंस्ट्रक्शन कौन सा चल रहा था? ऐड इंस्ट्रक्शन RX RY का। तो मैंने फर्स्ट क्लॉक में दोनों बस को यूज किया, RX RY। रिजल्ट स्टोर है T1 में। जब सेकंड क्लॉक आया तो सबसे पहले मैंने रिजल्ट को स्टोर कर लिया RY में यूजिंग अ बस B। हमारे पास बस कौन कौन से खाली है? A बस खाली है, देन एक्सटर्नल डेटा बस खाली है एंड एक्सटर्नल एड्रेस बस खाली है। हम तीनों को यूज कर सकते हैं। मैंने क्या किया, अब प्रीफेच कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जब ऑपरेट हो रहा है तो सेकंड ऑपरेशन हम प्रीफेच कर सकते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो प्रीफेच करने के लिए क्या किया, हमारे पास प्रोग्राम काउंटर को हमने भेज दिया कहां पर, क्योंकि देखो अभी आप मत सोचो ये सेकंड ऑपरेशन प्रीफेच हो रहा है, ये थर्ड ऑपरेशन प्रीफेच हो रहा है। क्योंकि जो सेकंड ऑपरेशन प्रीफेच होके ऑलरेडी आईआरएफ में बैठा हुआ है, क्योंकि वो फिर शिफ्ट हो जाएगा आईआरई में। तो ये थर्ड, मैंने क्या बोला, थर्ड इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है। मैं बता रहा हूं, लिसन, व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकंड इंस्ट्रक्शन इन द आईआरएफ and third instruction you can do a prefetch। क्योंकि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, सेकंड इंस्ट्रक्शन चला जाएगा आईआरई में और थर्ड इंस्ट्रक्शन को तुम प्रीफेच करके कहां रख सकते हो? आईआरएफ में। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो फर्स्ट ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है, सेकंड इंस्ट्रक्शन प्रीफेच में ऑलरेडी बैठा हुआ है, पर मैं थर्ड इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकता हूं? प्रीफेच कर सकता हूं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो प्रीफेच करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर को भेज दिया हमने एड्रेस आउट बफर में टू एक्सेस द इंस्ट्रक्शन एड्रेस। ओके, अब एड्रेस को एक्सेस कर लिया तो एक्सटर्नल डेटा बस में वो DI आ गया है, डेटा इमीडिएट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्सटर्नल डेटा बस में जो डेटा आया इंस्ट्रक्शन का वो डाल दिया कहां पर? इंस्ट्रक्शन फेच में। यस, अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यस। तो अब क्या है कि हमारे पास अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फेच में, ओके सॉरी, एक काम करना, तुम ट्रिम कर लेना, ठीक है, चीजों को ट्रिम कर लेना। ओके, दीज थिंग्स लेट मी एक्सप्लेन अगेन। अभी कभी बार बार जाना और रिस्पॉन्ड देना कि व्हाटएवर आई एम एक्सप्लेनिंग, ये पार्ट ट्रिम कर लेना, ठीक है, जब से मैं एक्सप्लेन करूंगा ये पर्टिकुलर स्लाइड। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। तब से अब तक का ट्रिम करना है इसको पूरा? जब से आप गए थे बाहर, वहां से मैं रुक गया था, वहां से ट्रिम कर लेना, ठीक है। अभी रुको, जो मैं बोल रहा हूँ वो कर लेना, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। ओके, व्हाट आई एम डूइंग, वी आर डूइंग इंस्ट्रक्शन 1 को हम क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, तो जब इंस्ट्रक्शन 1 ऑपरेट हो रहा होगा, हम क्या करेंगे, I2 को करेंगे क्या? प्रीफेच कर सकते हैं ना, वी कैन डू राइट, सो दैट फिर I2 हम कर पाए ऑपरेट लेटर ऑन। तो हमने क्या किया, जब I1 यहां पर A और B बस से हमने ALU में भेजा तो हमारे पास रिजल्ट आया किसमें? T1 में, क्योंकि ALU का आउटपुट क्या था? T1। T1 को B बस में बिठा के हम उसके लोकेशन, रिजल्ट लोकेशन RY में कर दिए स्टोर सेकंड क्लॉक में। उसी टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? सेकंड इंस्ट्रक्शन को फेच कर सकते हैं। जिस टाइम में हम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट को डाल रहे हैं, उसी इंस्ट्रक्शन में सेकंड इंस्ट्रक्शन को हम क्या कर सकते हैं? फेच कर सकते हैं। आर यू गेटिंग हाउ वी कैन डू दैट? वी कैन सेंड
प्रोग्राम काउंटर जो कि एक सेकंड इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके रखा है, उसको एड्रेस आउट बफर में, और जैसे ही भेजा तो एक्सटर्नल डेटा बस में वो सारे इंस्ट्रक्शन के डेटा आ गए, उसको हमने स्टोर कर दिया IRF में। ओके। तब फिच हो गया। जब पहला इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट स्टोर कर रहे थे, सेकंड इंस्ट्रक्शन प्री फिच हो गया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस। आर यू गेटिंग? गॉट यू। एंड अगेन, ताकि अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए हम प्रोग्राम काउंटर को पॉइंट करवाएं, उसी टाइम पे हम क्या, क्योंकि अब हम ALU यूज नहीं कर रहे थे, ALU पहले यूज कर रखा था, पहले जो ALU ने डेटा प्रोड्यूस कर रखा था उसको हमने ट्रांसफर किया, पर ALU हम यूज नहीं कर रहे थे, तो नया फिर से ALU रिजल्ट भी बना सकते हैं। कैसे? कि हम प्रोग्राम काउंटर को ALU बस में भेज दिया, ALU भेज दिया और AO में भेज दिया। तो अब AO में गया था वो एड्रेस जहां से हमें फेच करना था, और हम ALU में भेज दिया कि यार तू नया रिजल्ट प्रोड्यूस कर, जो कि एक नया एड्रेस आ जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। Okay, so you are sending that address to ALU and to address out buffer also. यस, Okay. ताकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच भी कर ले और उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस भी हम कैलकुलेट कर ले। Got you. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes. और तो अब देखो उस टाइम में ALU कैसे यूज कर रहे हैं, दो इनपुट दे रहे हैं +1 और प्रोग्राम काउंटर। Yes. अब दोनों नया एड्रेस बना दिया। अब थर्ड स्टेज में, क्योंकि यहाँ पे सारे बस हमने यूज कर दिए थे, अब नेक्स्ट स्टेट में हम क्या कर रहे हैं कि यार अब देखो, अब जो रजिस्टर हमने फेच कर लिया था सेकंड में प्री फेच, उसको सेंड कर दिया IRE में, क्योंकि अब नेक्स्ट से एग्जीक्यूट होगा। और उसी टाइम पे जो अब प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करेंगे कैसे, कि जो अब ALU में जो भेज दिए थे प्रोग्राम काउंटर का डेटा और +1, अब T1 में क्या स्टोर है, प्रोग्राम काउंटर +1, तो हमें प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करना है, तो T1 को हमने B बस में उठाया, आप A में भी उठा सकते हो, और भेज दिया वापस किसमें, प्रोग्राम काउंटर में। Got you. Are you getting what I'm Yes, saying? yes. So that's what I wanted to explain with you guys, ki what is the meaning of this parallel task. Okay. So same thing I have done in the register indirect addressing में। यहाँ पे हम सेम चीजें हम क्या कर रहे हैं कि हम जो चीजें ऑपरेट, I want कि all the buses should get utilized. Okay, that is our task. So you can see here guys कि यहां पर हम एक्सटर्नल डेटा बस को हम क्या कर रहे हैं यहां पर, अब मर्जर सिंपल, अब कहां पर मर्ज करना है, यू कैन डू बाय योरसेल्फ। और यही चीज तुम्हारा प्रोजेक्ट बनने वाला है कि ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया एक, यू कैन मेक डिफरेंट, तुम यहां नहीं तुम यहां कुछ मर्ज कर दो। Got you. मर्ज करने के बाद जो नंबर ऑफ ये जो स्क्वायर बॉक्स है ना, ये मिनिमाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि ये डिफाइन करता है एक स्टेट। मतलब ये दोनों टास्क पैरेलली हो रहा है, मतलब एक FSM का स्टेट है ये मशीन का, तो यू हैव टू मिनिमाइज दिस नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। तो तुम्हें मर्ज कहां करना है, यू थिंक बाय योरसेल्फ। तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए कि मर्ज में ऐसे करूं कि ये जो बॉक्सेस है ना वो कम हो। Okay. Only 2 or 3 like that. यस, यहां पर तुम देखो कि हम ये जो हाउस कीपिंग टास्क करवा रहे थे वो सेकंड क्लॉक में, यहां पर देखो हम हाउस कीपिंग टास्क करवा रहे हैं फर्स्ट ब्लॉक में। यू कैन ट्राई इन द सेकंड ब्लॉक ऑल्सो और एनी अदर ऑल्सो, बट योर टारगेट शुड बी कि तुम्हें नंबर ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस कम करने, बिकॉज स्क्वायर बॉक्सेस डिफाइंस क्या, स्टेट। Okay. तो जितने स्टेट कम होंगे उतने क्लॉक कम एक्सपेंस होगा उसको ऑपरेट करने के लिए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया कि गाइस मैंने हाउस कीपिंग टास्क करवा रहा हूं पैरेलली। कैसे कि यार सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रीफेच करवा रहे हैं। प्रीफेच में क्या हो रहा है कि जब कोई करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है हम उसको प्रीफेच करवा सकते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। कैसे, प्रोग्राम काउंटर को भेज दो AO में, एक्सटर्नल डेटा बस से IRF ले लो। Correct. ये तो सिंपल है। Got you. और सेम टाइम पे आप ALU को भी यूज कर सकते हो कि प्रोग्राम काउंटर को ALU में भेज दिया, +1 को भी ALU में भेज दिया। Got you. This is, समझ रहे हो? Yeah. So, So- next instruction is getting calculated. सो T1 Address. सो अब क्या है, अब तुम कहोगे कि यार यहाँ पे B बस तो अनयूज्ड है, व्हाई यू आर नॉट यूजिंग बस, क्योंकि तुमने जब ALU जब सॉल्व कर ही दिया प्रोग्राम काउंटर +1, तो तुम B बस को यूज करके तुम स्टोर कर लो फिर से प्रोग्राम काउंटर में। बट गाइस ये तीनों चीजें पैरेलल चल रही है, यदि तुम इसी स्टेट में प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर दोगे तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेगा। Okay. इसीलिए प्रोग्राम काउंटर को हम नेक्स्ट में
हम करेंगे अपडेट, ओके, है ना? got it. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डू पैरेलल टास्क, बट ये नहीं कि तुम्हारा ऑपरेशन ही गलत कर दे. ओके, सो बी केयरफुल. ओके, सो अब सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, एक्सटर्नल डेटा बस को डीआई में डाला. क्यों? क्योंकि हमारे इंस्ट्रक्शन क्या था कि आरवाई में मेमोरी एड्रेस अवेलेबल था जहां से बी डेटा को उठाना था. हमने क्या किया था, आरवाई को बी में बिठा के एओ में भेज दिया और टी2 में भी भेज दिया. क्यों गाइज, ऐसा क्यों किया? आरवाई को बिठा के बी में डाल दिया और मतलब सॉरी एओ में भेजा और टी2 में भेज दिया. क्यों? क्योंकि गाइज, क्योंकि हमें स्टोर वापस कहाँ करना है रिजल्ट, मेमोरी एड्रेस में. करेक्ट. तो मेमोरी एड्रेस कहाँ अवेलेबल है? मेमोरी एड्रेस अवेलेबल है आरओआई में. तो मैंने एक एड्रेस का कॉपी उठा के टी2 में जो मेरे पास टेम्परेरी रजिस्टर है वहां पर स्टोर करके रख सकते हैं. Okay, yeah. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम Yes, सेइंग? yes. तो मैंने क्या किया, आरवाई को बी बस में बिठा के एक बार एओ में भेज दिया और टी2 में भेज दिया. टी2 स्टोर करके रख लिया रजिस्टर कि बाद में इसको यूज कर सकते हैं उस एड्रेस को, और एओ में भेज दिया ताकि हम डेटा को, ऑपरेंड डेटा को ले पाए. तो देखो ईडीबी से डीआई में वो ऑपरेंड डेटा आ रहा है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Got you. देन व्हाट इज हैपनिंग कि अब क्या कर रहे हैं हम, देखो उसी टाइम पे क्या कर रहे हैं, T1 ने, क्योंकि जो हमारे पास T1 जो एलयू जो सॉल्व कर रखा था प्रोग्राम काउंटर +1, मैंने क्या बोला, नेक्स्ट स्टेट में तुम क्या करो, प्रोग्राम काउंटर को कर लो अपडेट. Yes. तो T1 क्या कर रहा है, प्रोग्राम, क्योंकि उसमें PC+1 है PC+1. तो उसको Yes. ए में बिठा के हम PC+1 कर दिया. हमने Okay. तीनों We बस को यूज updated. कर लिया. अब Got प्रोग्राम काउंटर यहाँ अपडेट हो गया. Got you. यू गॉट इट व्हाट आई एम Yes, सेइंग? yes. अब हमारे पास क्या है गाइस, अब थर्ड स्टेट में हमारे पास डेटा इमीडिएट आ चुका है. क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेट में हमने क्या कर दिया था, ईडीबी को डीआई में भेज दिया था और आरवाई को भेज दिया था एवाई में. तो हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेंड जो है ना वो हमारे पास डीआई में अवेलेबल है, डेटा इमीडिएट में, है ना? तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेट में ऐड करनी है. तो डेटा इमीडिएट को बी में बिठा के हम एलयू में भेज दिए, आरएक्स को ए में बिठा के एलयू में भेज दिए, ठीक है. और हमने क्या कर दिया, एडिशन. Addition. अब एडिशन कर दिया. तो अब देखो गाइस, एडिशन कैसे हुआ, अब एडिशन कर दिया है तो एलयू कहां पर स्टोर कर रिजल्ट, T1. तो T1 में डेटा है कि एडिशन का रिजल्ट स्टोर है, पर T2 में क्या है, एड्रेस है जिस मेमोरी पे हमें लिखना है, जिस मेमोरी लोकेशन पे उस एड्रेस, उस डेटा को स्टोर करना है. तो क्योंकि T2 में क्यों है, क्योंकि हमने T2 में स्टोर कर दिया था क्या, आरवाई का कंटेंट जो कि मेमोरी का एड्रेस था. तो हमने क्या किया, T2 को बिठाया एओ में और T1 को बिठाया डीओ में. Yes. ठीक है. और And we उसी wrote- टाइम पे Right. IRF, क्योंकि अब जब हम लिख रहे हैं डेटा तो नेक्स्ट रजिस्टर जो कि प्रीफेच हो रखा था उसको डाल दिया हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फॉर एग्जीक्यूशन. तो IRF को डाल दिया IRE में. Nice. तो वी हैव डन लॉट्स ऑफ पैरेलल टास्क. अब देखो ये कैसे ऑपरेटेबल है, मैं एक चीज दिखा रहा हूं कि जब हम ये ऑपरेट कर रहे थे तो वहां पर हमारे पास ओवरऑल 6 टास्क था, हाँ. 6 स्टेट था. Okay. 3 स्टेट था ऑपरेशन टास्क और 3 था हाउसकीपिंग टास्क. Okay. लेकिन हम उसको मर्ज करके 4 टास्क में सॉल्व कर दिया. सो वी सेव हियर 2 क्लॉक. 2 clocks. Nice. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सेम यदि हम यहां देखें कि पहले वाले में हमारे पास 3 था हाउसकीपिंग टास्क, 2 था ऑपरेशन टास्क, ओवरऑल 5 टास्क था करने को, 5 क्लॉक खर्च कर रहे थे. हम पैरेललिज्म करके उसको 3 क्लॉक में सॉल्व कर दिए बाय पैरेललाइजिंग. यदि तुम लोग कहीं और पैरेललाइजेशन करके ये तुम 3 को 2 कर सकते हो या 4 को 3 कर सकते हो, यू कैन डू इट. बट रूल, थंब रूल फॉलो करना ताकि हार्डवेयर में कोई इश्यू ना हो. Okay. You can optimize by yourself. So this is my optimization for add instruction. Okay. So now it's a project time guys. मैंने क्या एक्सप्लेन किया था पहले कि हमारे पास जो मिन आर्किटेक्चर है वो लेट मी शो इतने सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाले हैं. तो मैंने ऐड का तो फ्लो चार्ट बना दिया. यू हैव टू मेक फ्लो चार्ट फॉर ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस. ओके. नैंड से लेके टेस्ट तक ये प्रोजेक्ट है. सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, लेबल 1 फ्लो चार्ट. लेबल 1 फ्लो चार्ट का मतलब क्या होगा कि तुम्हें अलग रखना है हाउसकीपिंग टास्क और ऑपरेशन टास्क को अलग अलग. ठीक है.
उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए तुमको लेवल 1 प्लस फ्लो चार्ट बनानी है। उसमें क्या होगा कि तुम मर्ज करोगे हाउसकीपिंग टास्क को ऑपरेशन टास्क से मर्ज करोगे, और तुम्हारा टारगेट क्या होगा कि नंबर ऑफ बॉक्सेस को मिनिमाइज करना, नंबर ऑफ बॉक्सेस को मिनिमाइज करना। सो मैं अपना सॉल्यूशन भी दूंगा इसमें कि कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस। पहले तुम्हारा ये प्रोजेक्ट है कि तुम्हें ऐड के साथ अप टू टेस्ट सारे इंस्ट्रक्शन का हार्डवेयर फ्लो चार्ट बनाना है, एक लेवल 1 फ्लो चार्ट जिसमें ऑपरेशनल टास्क और हाउसकीपिंग टास्क दोनों अलग अलग रहेगा, और लेवल 1 प्लस फ्लो चार्ट बनानी है जिसमें दोनों को तुम्हें मर्ज करना है, क्योंकि उसमें तुम्हें ओवरऑल नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट को करनी है, स्क्वायर बॉक्स करने मिनिमाइज, क्योंकि तुम्हें लेस क्लॉक साइकिल चाहिए फॉर इंप्लीमेंटेशन। So this is the analysis, this is the project. After that, when you people will be done with your analysis, उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में उस सारे चीज़ों को मैं ऑपरेट करके यहाँ सॉल्व करूँगा, अपना हार्डवेयर फ्लो चार्ट दिखाऊंगा, अपना मॉडल दिखाऊंगा, और तुम लोगों को ना खुद के बनाए हुए फ्लो चार्ट से कंपेयर करना है कि किसका ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। यदि तुम्हारा ऑप्टिमाइज है, दैट इज़ वेरी गुड, आई विल शो योर सॉल्यूशन एट माई पोर्टल टू एवरीवन। You make your own optimized flowchart, and मैं अपना solution डालूंगा in the next lecture and we'll compare with each other. Okay, so this was the project time, guys. So thank you guys. This was the hardware flowchart description and एक project creation. And इसके बाद जब हम इस flowchart बना लेंगे, उसके बाद फिर हम इसके इम्प्लीमेंटेशंस पे जाएंगे। ओके, उसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे यूजिंग HDL, क्योंकि बाद में हमें हार्डवेयर को HDL कोड में लिख के हार्डवेयर पे उतारना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है फ्लो चार्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी हार्डवेयर डिजाइन करने का, और वो है 80% वर्क। तो पहले फ्लो चार्ट बनाना इज 80%, देन कोड लिखना इज वेरी सिंपल। सो जो मैंने प्रोजेक्ट दिया है गाइस, इसको कंप्लीट करो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। Okay, and thank you for listening this lecture carefully. Rewatch it, reanalyze it, and implement your project task. Thank you so much, guys. That's all.